नमस्कार साथियों, इवन क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि अपना चैप्टर 9 चल रहा था और हम प्रकाश के बारे में बात कर रहे थे और पिछली क्लास में हमने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण सीख लिया था। आज हम बात करेंगे उत्तल दर्पणों के बारे में और उससे आगे वाले टॉपिकों के बारे में। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए उपयोगी है तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। पिछली वाली क्लास में हमने अवतल दर्पण का निर्माण सीखा था कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण किस प्रकार से होता है। अब यदि हम बात करें कि अवतल दर्पणों का प्रयोग कहाँ पर होता है, अवतल दर्पणों के क्या क्या उपयोग है, अवतल दर्पणों का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, तो सबसे पहले अवतल दर्पण का जो पहला उपयोग है वो हम देखते हैं तो सेविंग दर्पणों के रूप में किया जाता है। सबसे पहले यदि हम देखते हैं अवतल दर्पणों को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, तो हमने देखा था कि अवतल दर्पण क्या करते हैं, ये अवतल दर्पण है, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। यहाँ पर देखते हैं तो अवतल दर्पण अनंत से आने वाली किरणों को एक जगह क्या करते हैं, केंद्रित करता है। जैसे ही अनंत से जितनी भी किरणें आएगी वो सारी की सारी एक ही जगह केंद्रित करेगा, यहाँ पर फोकस बिंदु पर केंद्रित करेगा। तो इसलिए इस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अभिसारी का मतलब होता है किरणों को केंद्रित करना। अभिसारी का मतलब होता है किरणों को केंद्रित करना एक जगह, तो इसलिए इसको अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। तो यहाँ पर अवतल दर्पण का जो दूसरा नाम है वो दूसरा नाम क्या है, वो दूसरा नाम है अभिसारी दर्पण। और चूंकि ये किरणों को एक ही जगह इकट्ठा करता है इसलिए इसका जो उपयोग है वो गाड़ी की हेडलाइट में भी किया जाता है। किस में उपयोग होता है, गाड़ी की हेडलाइट में। तो पहला हमने इसका उपयोग देखा गाड़ी की हेडलाइट में। दूसरा उपयोग यदि हम देखें तो सेविंग दर्पणों के रूप में, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए इसका जो उपयोग है वो सेविंग दर्पणों के रूप में किया जाता है। नाई की दुकान में जो सेविंग दर्पण लगे हुए होते हैं वो अवतल दर्पण होते हैं। तीसरा यदि हम इसका उपयोग देखें कि तीसरा उपयोग इस अवतल दर्पणों का किस में किया जाता है, तो पहला हो गया गाड़ी की हेडलाइट में, दूसरा अपने ध्यान में आया कि ये जो है वो सेविंग दर्पणों में भी उपयोग में लिया जाता है। तीसरा यदि हम देखते हैं तो डॉक्टर जो होते हैं वो दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और दांतों के वे वाले भाग जहाँ से आसानी से देखा नहीं जा सकता वहाँ पर भी इस दर्पण की सहायता ली जाती है। यहाँ तक बात क्लियर होती है कि अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग है, ये हमने सीख लिया। तो अवतल दर्पण वाला टॉपिक अपना खत्म होता है। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण में जैसे हमने पढ़ा था कि उत्तल दर्पण में क्या होता है, बाहर की ओर से परावर्तन होता है किरणों का, और उत्तल दर्पण जो होता है वो किरणों को बिखेरता है या अपसारित करता है, ये हमने सीखा था। अवतल दर्पण जो है वो तो अभिसारित करता है, यानी कि एक जगह इकट्ठा करता है, और उत्तल दर्पण जो है वो क्या करता है, अपसारित करता है, किरणों को बिखेरता है। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब यदि हम बात करते हैं उत्तल की, अब यदि हम बात करें उत्तल दर्पण क्या है, यदि हम चर्चा करें अब उत्तल दर्पण के बारे में, तो अपना जो टॉपिक है वो उत्तल दर्पण के बारे में है। अब उत्तल दर्पण क्या है, तो अपने को एक चीज़ तो ध्यान में है कि उत्तल दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो बाहर की ओर होता है, यानी कि किरणें बाहर की ओर से परावर्तित होगी। और ये जो उत्तल दर्पण होता है वो किरणों को बिखेरता है, यानी कि अपसारित करता है। तो यहाँ पर जो वस्तु तो हमेशा बाईं तरफ ही रखी जाएगी, कहीं पर भी रख दो, ये ध्रुव हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, तो किरणें आने के बाद में अपसारित होती है। तो जैसे ही अपसारित होती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि किरण जो है वो दर्पण के पीछे से आ रही है। ऐसा देखने में प्रतीत होता है कि किरण जो है वो कहाँ से आ रही है, दर्पण के पीछे से आ रही है। इसलिए अपने को दर्पण के पीछे भी इसके बिंदु देने पड़ेंगे। जहाँ पर यहाँ पर इसको ले लेंगे फोकस बिंदु, और ये कोई भी बिंदु यानी कि इसको C2 दे देंगे, वक्रता केंद्र का दूसरा नाम यानी कि C2। यहाँ पर भी हम नाम दे देंगे, इसको F1 दे देंगे, इसको F2 दे देंगे और इसको C1 दे देंगे। ये नाम दे दिया इसका। अब देखो यहाँ पर अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, वस्तु जो अगर अनंत पर रखी हुई है, अगर वस्तु अनंत पर रखी हुई है, पहले हम देखते हैं तो यदि वस्तु अनंत पर है तो अनंत पर वस्तु दिखाई नहीं देती है, इसलिए सीधी किरण आई, दर्पण से परावर्तन हुआ और अपसारित हो गई।
इसी प्रकार यहाँ से किरण आई अनंत से, दर्पण से परावर्तन हुआ और अपसारित हो गई, यानी कि बिखर गई। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो ये दर्पण के पीछे से आती हुई प्रतीत होती है। ये जो किरणें हैं वो दर्पण के पीछे से आती हुई प्रतीत होती है। तो जहाँ पर ये किरणें आती हुई प्रतीत हो रही है और जहाँ पर ये कट रही है वहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये जो किरण है वो यहाँ पर घट रही है, यानी कि फोकस बिंदु पर घट रही है। हम कह सकते हैं कि ये जो किरण है वो फोकस बिंदु पर घट रही है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, फोकस बिंदु पर बनेगा। तो यहाँ पर किरणें वास्तव में नहीं कट रही है, कटती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए जो प्रतिबिंब है वो आभासी है। और प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, तो उत्तल दर्पण में सारे प्रतिबिंब सीधे बनेंगे, एक भी प्रतिबिंब उल्टा नहीं बनेगा। तो पहला हमने देखा कि अगर वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, फोकस बिंदु पर बनेगा। उसी प्रकार से यदि हम देखते हैं दूसरा, यदि हम चित्र देखें उत्तल दर्पण का, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये उत्तल दर्पण हो गया, ये सीधी सरल रेखा हो गई। यहाँ पर ध्रुव लेते हैं, ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं पर भी एक वस्तु रख दो। तो मैंने यहाँ पर एक वस्तु रख दी, ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं पर भी, ये फोकस बिंदु हो गया। यहाँ पर ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं पर भी एक वस्तु रख दी। अब जैसे ही किरण आई, परावर्तन हुआ, वैसे चली गई और फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। पहला नियम हमने क्या लगाया कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। ये उत्तल दर्पण का प्रथम नियम हमने लगा दिया। लेकिन अब तक अपने को देखने को मिल रहा है किरणें काट रही नहीं है, और जब तक किरणें नहीं काटेगी तब तक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। दूसरा क्या है, तो दूसरा अपने पास था कि मुख्य फोकस से जाने वाली जो प्रकाश की किरण है, जो मुख्य फोकस से होकर जाएगी प्रकाश की किरण, वो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। यहाँ से किरण आई, दर्पण से परावर्तन हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर निकल गई, और इधर ये जो किरण इधर निकली है वो इधर से आती हुई प्रतीत हो रही है कि सीधी आई है, इधर से आती हुई प्रतीत हो रही है दर्पण के पीछे वाले भाग से। तो जहाँ पर ये किरणें आपस में काट रही है वहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो प्रतिबिंब एकदम सीधा बन रहा है। और प्रतिबिंब बनेगा कैसा, तो आभासी बनेगा, क्योंकि किरणें वास्तव में नहीं काट रही है, किरणें काटती हुई प्रतीत हो रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो प्रतिबिंब है वो आभासी है और सीधा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस वस्तु को जैसे जैसे इस ध्रुव के नज़दीक लेकर आते हैं या दर्पण के नज़दीक लेकर आते हैं, वैसे वैसे इस प्रतिबिंब का मान बड़ा होता जाता है। तो उत्तल दर्पण के जो कुछ चित्र हैं वो इस प्रकार से अपने को पूछे जाते हैं। उत्तल दर्पणों का जो मुख्य उपयोग है, क्योंकि परीक्षा में क्वेश्चन आता है अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण के प्रमुख उपयोग लिखो, तो अवतल दर्पण के उपयोग हमने सीख लिए थे। अब हम बात करते हैं यदि उत्तल दर्पणों के उपयोग की, तो उत्तल दर्पण का पहला उपयोग क्या है। उत्तल दर्पण का पहला उपयोग है कि वाहनों में पश्च दृश्य देखने के लिए इन दर्पणों का उपयोग किया जाता है, यानी कि पीछे का दृश्य देखने के लिए, क्योंकि ये जो दर्पण है वो बड़ा क्षेत्र कवर करता है, यानी कि ये जो दर्पण है वो पीछे का वृहद दृश्य कवर करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पश्च दृश्य देखने के लिए इस दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी कि वाहनों के जो साइड ग्लास होते हैं वहाँ पर इन दर्पणों का प्रयोग होता है। और वर्तमान में नए एटीएम मशीनों में भी इन दर्पणों का उपयोग होने लगा है, ताकि ग्राहकों को पता लग सके कि पीछे क्या चल रहा है अपने, या पीछे क्या हो रहा है, या पीछे कौन खड़ा है हमारे। तो इसकी वजह से ग्राहकों की सुरक्षा की दृष्टि से यदि हम देखें तो नए एटीएम मशीनों में भी उत्तल दर्पणों का उपयोग होने लगा है। तो यहाँ पर बात खत्म होती है अपने उत्तल दर्पण की। अब यदि हम बात करें तो अगला टॉपिक हम लेते हैं दर्पण सूत्र का। छोटे छोटे टॉपिक है अब दर्पण सूत्र, उसके बाद में हम बात करेंगे आवर्धनता के बारे में। तो यहाँ पर देखो दर्पण सूत्र क्या होता है। सबसे पहले यदि हम जाने कि दर्पण सूत्र क्या होता है, सबसे पहले यदि हम देखें कि दर्पण सूत्र क्या होता है तो यहाँ पर हमने देखा कि कोई भी दर्पण है अपने पास, कोई भी दर्पण हो गया, ये हम मानते हैं कि यहाँ पर वस्तु रखी हुई है और प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, ये अपने पास बन रहा है प्रतिबिंब, ये वस्तु है और वो उसका प्रतिबिंब बन रहा है। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये ध्रुव है अपने पास, दर्पण से हम कह सकते हैं ध्रुव से लेकर वस्तु तक की जो दूरी है उसको हम u से दर्शाएंगे, यानी कि u से प्रदर्शित करेंगे, और ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब तक की जो दूरी है उसको हम v से दर्शाएंगे। उसको हम किससे दर्शाएंगे, v से। और फोकस दूरी तो आपको पता ही है किसको कहते हैं, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, वो तो आपको ध्यान में है।
इसके आधार पर दर्पण का एक सूत्र बना, उसमें अपने को मेन u और v ध्यान रखना है। u जो है वो वस्तु की दूरी है और v जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है। तो यहाँ पर इसका सूत्र सिंपल सा सूत्र है 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f। ये दर्पण का सूत्र है जो अपना न्यूमेरिकल्स में काम में आएगा, जो अपने को ध्यान में रखना है। तो बस इतना सा टॉपिक है ये दर्पण सूत्र वाला। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इसका डेरिवेशन भी सीख लेंगे। अब यदि हम बात करें आवर्धनता की कि आवर्धनता क्या होती है, तो वह आवर्धनता होती क्या है, तो किसी दर्पण के द्वारा, किसी भी दर्पण के द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब को आवर्धित करके दिखाना जो है वही आवर्धनता कहलाती है। यानी कि बड़ा दिखाना, किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा दिखाना क्या कहलाती है, आवर्धनता कहलाती है। आवर्धन और आवर्धनता दोनों में अंतर है। आवर्धन किसे कहते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। यदि हम आवर्धनता की बात करें तो दर्पण के द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखाना या आवर्धित करके दिखाना ये क्या कहलाता है, आवर्धनता कहलाता है। तो यहाँ पर देखो आवर्धन और आवर्धनता के बारे में यदि हम देखें कि आवर्धन क्या होता है, तो आवर्धन होता क्या है, यदि हम सबसे पहले बात करें आवर्धन की, तो आवर्धन होता क्या है, तो आवर्धन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे बिंब की ऊंचाई। अब यहाँ पर आवर्धन को हम m से दर्शा सकते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम h डैश से दर्शाएंगे और बिंब की ऊंचाई को हम h से दर्शाएंगे। तो ये सूत्र बनता है m बराबर h डैश अपॉन h। अब यहाँ पर ये h डैश अपॉन h क्यों, क्योंकि अपने प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश मानना है और बिंब की ऊंचाई को क्या माना है, h माना है, और आवर्धन को हम m मानते हैं। इसलिए आवर्धन का जो सूत्र, आवर्धन की जो परिभाषा बनती है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। और एक दर्पण के द्वारा, किसी भी दर्पण के द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखाना या आवर्धित करके दिखाना ये क्या कहलाता है, आवर्धनता कहलाता है। तो यहाँ पर आवर्धन और आवर्धनता वाली बात क्लियर हो गई। अब हम इस पाठ का जो अगला वाला टॉपिक है अपना अपवर्तन चालू करते हैं, क्योंकि इस पाठ में दो प्रकार के टॉपिक है। एक है परावर्तन, परावर्तन तक अभी हमने कंप्लीट किया है आधा पाठ। अब हम बात करेंगे अपवर्तन के बारे में कि अपवर्तन क्या होता है। सबसे पहले अपवर्तन की परिभाषा सीखते हैं कि अपवर्तन होता क्या है और किसे कहते हैं अपवर्तन। सबसे पहले यदि हम देखें कि अपवर्तन क्या है, परावर्तन हमने देखा था कि एक ही माध्यम के बीच में परावर्तन होता है, यानी कि किरणें एक ही माध्यम में रहती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश नहीं करती। लेकिन अपवर्तन में ऐसा नहीं होता है। अपवर्तन में किन्हीं दो माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि किरणें जो होगी वो दो माध्यमों में होगी। पहले माध्यम से किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी। अपवर्तन में हमने देखा था कि किरण टकरा कर वापस लौट जाती है, लेकिन यहाँ पर किरण टकरा कर वापस नहीं लौटेगी। यहाँ पर किरण टकराने के बाद में दूसरे माध्यम में चली जाएगी। जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे किसी दीवार पर हम बॉल मारते हैं, तो यदि वो बॉल दीवार के आर पार चली जाए तब वो अपवर्तन है, और यदि वो टकरा कर वापस आ जाए तब हम कह सकते हैं कि वो क्या है, परावर्तन है। तो यहाँ पर देखो किस प्रकार से होगा। तो अपवर्तन जो होता है वो किन्हीं दो माध्यमों के बीच में होता है। यहाँ पर हम ले लेते हैं कोई भी दो माध्यम है अपने पास। एक माध्यम हम ले लेते हैं कि एक माध्यम अपने पास है कोई कांच, ये अपने पास है कांच, और यहाँ पर ये हवा वाला माध्यम हो ही गया। दूसरा जो माध्यम है वो ये वाला हो गया, हवा वाला जो माध्यम है अपने पास वो हो गया। तो हमने मान दिया कि ये जो माध्यम है ये पहला माध्यम अपने पास क्या हो गया, इधर वाला, और ये हो गया अपने पास दूसरा माध्यम। कोई दो माध्यम ले लिए हमने, पहला माध्यम अपने पास हवा वाला हो गया, दूसरा माध्यम हो गया कांच वाला। अब जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब एक माध्यम में गमन करती हुई प्रकाश की किरण, एक माध्यम में गमन करती हुई प्रकाश की किरण, ये पहला माध्यम था, एक माध्यम में गमन करती हुई कोई प्रकाश की किरण, दोनों माध्यमों को अलग करने वाली ये जो सतह है, दोनों माध्यमों को जो अलग करने वाली सतह है, इसको हम कहते हैं पृथक्कारी सतह। क्या कहते हैं, पृथक्कारी सतह। इस पृथक्कारी सतह से टकराकर दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, तो ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है।
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो किरण है वो एक माध्यम में गमन करती हुई प्रकाश की कोई किरण है, दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली जो सतह है यानी कि पृथककारी सतह, इससे टकराकर वह दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है और यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। यदि हम इसको परिभाषा के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि एक माध्यम में गमन करती हुई प्रकाश की किरण, एक माध्यम में गमन करती हुई प्रकाश की किरण पृथककारी सतह ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं दोनों माध्यमों को अलग करने वाली, दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली सतह, ये हमने ब्रैकेट में लिखा। तो एक माध्यम में गमन करती हुई प्रकाश की किरण पृथककारी सतह से टकराकर दूसरे माध्यम में चली जाती है, दूसरे माध्यम में चली जाती है तो यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाती है। तो ये थी अपने पास अपवर्तन की परिभाषा। अपवर्तन से बहुत सारी घटनाएं होती है। अपवर्तन से तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अपवर्तन की वजह से टिमटिमाते हैं। इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है? वो भी अपवर्तन की वजह से होता है। अब बाल्टी के अंदर अगर पानी के अंदर सिक्का रखा हुआ है वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई क्यों देता है? वो भी अपवर्तन की वजह से ही होता है। धीरे धीरे हम सीखेंगे कि अपवर्तन से कौन कौन सी घटनाएं होती है और किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर अपवर्तन की सबसे पहले परिभाषा जानने की जरूरत थी कि कोई दो माध्यम है, कोई दो माध्यमों के बीच में अपवर्तन होगा। एक माध्यम में गमन करती हुई प्रकाश की किरण किसी पृथककारी सतह से टकराकर दूसरे माध्यम में चली जाती है तो यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो यहाँ तक अपवर्तन वाली बात क्लियर होगी। अब यदि हम सीखते हैं, सबसे पहले हम सीखेंगे कि आयताकार कांच के स्लैब से अपवर्तन किस प्रकार से होता है, क्योंकि सबसे पहले अपने को यह सीखना जरूरी है, उसके बाद में अपने को सिक्के वाला टॉपिक अपने आप समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम सीखेंगे कि आयताकार कांच के स्लैब से अपवर्तन किस प्रकार से होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।